इस भयानक जंग के बीच खौफनाक साजिश का कच्चा चिट्ठा लेकर हाजिर हूं मैं, प्रशांत जुर्हे। 4 साल 4 महीने से भी ज्यादा के वक्त में रूस यूक्रेन की इस जंग में ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब यूक्रेन लगातार 40 दिन तक रूस पर हमला कर सकता है। ज़ेलेंस्की ने खुद रूस के खिलाफ अपनी सेना को अब बिजली युद्ध का आदेश दे दिया है और दावा यह किया जा रहा है कि अगर 40 दिन तक लगातार रूस पर यूक्रेन हमला करने में कामयाब रहा तो रूस की सेना की कमर ही टूट जाएगी। उधर रूस ने भी ऐलान कर दिया है कि अब यूक्रेन पर वो अब तक का सबसे बड़ा हमला करने जा रहा है। बिजली युद्ध से रूस में तबाही, ज़ेलेंस्की का ऑपरेशन 40 शुरू। लगता है 1584 दिन का युद्ध रूस पर बहुत भारी पड़ने लगा है। यकीन मानिए, रूस के खिलाफ बिजली युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने ऐलान कर दिया है कि यूक्रेनी सेना अगले 40 दिनों तक रूस पर अंधाधुंध हमले करेगी और पुतिन के रूस को घुटनों पर लाएगी। खबर तो यहां तक है कि पुतिन के चुनिंदा अड्डों पर ही यूक्रेन ने लंबी दूरी की मिसाइलों और ड्रोन से हमले करने शुरू कर दिए हैं। यूक्रेन की सुरक्षा एजेंसी यानी एसबीयू ने 660 ड्रोन से हमले रूस पर कर दिए हैं। इसकी पूरी डिटेल भी हम आपको बताएंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे कि रूस ने कैसे बेलारूस की जमीन से यूक्रेन और नेटो देशों पर जबरदस्त पलटवार की तैयारी कर ली है। एक खबर ये भी आ रही है कि रूस के खिलाफ नेटो और राष्ट्रपति ट्रंप ने डबल मोर्चा खोल दिया है, जिसको लेकर गदर मचा हुआ है। दावा ये किया जा रहा है कि रूस की तेल सप्लाई, हथियारों की सप्लाई और रसद को पूरी तरह से तबाह करने के लिए रूस के खिलाफ 40 दिन का ऐसा बिजली युद्ध शुरू हो चुका है जो वाकई रूस के लिए किसी कयामत से कम नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रूस ने भी कह दिया है कि मॉस्को ने भी कच्ची गोली नहीं खेली है। अगर 40 दिन तक रूस के ऊपर बिजली युद्ध होगा तो ये निश्चित है कि ये एक विनाशक युद्ध साबित होगा। बिजली युद्ध एक ऐसा युद्ध होता है जिसमें लगातार बिना रुके मिसाइल, ड्रोन, फाइटर जेट से तब तक हमले किए जाते हैं जब तक कि सारे टारगेट अचीव नहीं हो जाते। मतलब एक बेहद खौफनाक तैयारी आगे बढ़ रही है। लेकिन हम शुरुआत करते हैं ज़ेलेंस्की के 40 दिन यानी 40सा युद्ध के उस ऑपरेशन से जिसने रूस और यूक्रेन को युद्ध के इस नए दौर में पहुंचा दिया है। ज़ेलेंस्की का 40सा युद्ध, 40 दिन में पुतिन की हार। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का कॉन्फिडेंस इस वक्त 7वें आसमान को छू रहा है। 24 घंटे में ज़ेलेंस्की ने अपने कमांडरों के साथ मीटिंग में 2 टूक कह दिया है कि हमें हर हाल में रूस की पूरी सैन्य ताकत को 40 दिन में बुरी तरह से तबाह करना है। यूक्रेनी सेना को पूरा यकीन है कि पिछले 21 दिनों में जिस तरह से रूस की राजधानी मॉस्को समेत दर्जन भर शहरों पर यूक्रेनी हमले हुए हैं, उससे राष्ट्रपति पुतिन और उनकी रूसी सेना बुरी तरह से बौखला गई है। रिपोर्ट्स का दावा है कि यूक्रेन के ताजा हमलों की वजह से रूस के कब्जे वाले क्राइमिया में रूसी सेना बुरी तरह से लड़खड़ा रही है और यही वजह है कि अब ज़ेलेंस्की रूस के खिलाफ 40 दिन का ऐसा युद्ध करना चाहते हैं ताकि रूस हमला करने की बजाय अपना बचाव करने के लिए मजबूर हो जाए। देखिए कैसे रूस के खिलाफ 40 दिन के बिजली युद्ध का पहला राउंड शुरू हो चुका है। रॉयटर्स के दावों के मुताबिक राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने 25 जून को यूक्रेन की सुरक्षा एजेंसी यानी एसबीयू को 40 दिनों तक रूस पर दबाव बढ़ाने वाला अभियान मंजूर कर लिया। इसका मकसद
दरअसल रूस की मिलिट्री ऑपरेशन की पावर को पूरी तरह से कमजोर करना है, खास तौर से रूस के ऊर्जा केंद्र, ईंधन और सैन्य लॉजिस्टिक पर भीषण हमले। 40 दिन के बिजली युद्ध में यूक्रेन पश्चिमी देशों से मिले हथियारों और अपने खुद के घरेलू अपग्रेडेड हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। अब तक सामने आई जानकारी के मुताबिक यूक्रेन की रणनीति के मुख्य लक्ष्य बेहद बड़े हैं। यूक्रेन रूस की तेल रिफाइनरियों और ईंधन भंडारण केंद्रों को पूरी तरह से तबाह करना चाहता है। बिजली सबस्टेशन और ऊर्जा वितरण नेटवर्क, जहां इन पर हमला सैन्य आपूर्ति को प्रभावित कर सकता है, अब वहां भी हमले होने लगे हैं। रूस के सैन्य एयरबेस, ड्रोन लॉन्च साइट और मिसाइल भंडार पर हमले तय हो चुके हैं। रेलवे जंक्शन और सैन्य रसद यानी लॉजिस्टिक को पूरी तरह से चोक करना है। कब्जे वाले क्रीमिया और दक्षिणी यूक्रेन में रूसी सैन्य ठिकानों पर जबरदस्त पलटवार किया जा रहा है। अब वो बेहद खास जगहों के बारे में भी जान लीजिए, जहां जहां यूक्रेन जबरदस्त निशाना साध रहा है। क्रीमिया का सेवास्तोपोल, जहां ऊर्जा ढांचों पर हमले हो रहे हैं। मॉस्को क्षेत्र पर हमले शुरू हो चुके हैं। रूस के तुला पर भी यूक्रेन ने बड़ा हमला किया है। रूस के क्रास्नोदार में भी यूक्रेनी हमलों से भारी तबाही हुई है। रूस के ऊफा की तेल रिफाइनरियों में भी यूक्रेनी हमलों से भीषण आग लग चुकी है। Видно, що українська влучність працює. Я вдячний усім залученим силам, СБС, Сил спеціальних операцій, СБУ, ГУР, всі наші підрозділи. Дякую вам. Цей наш тиск та кожна інша форма тиску на Росію мають 40 दिन का बिजली युद्ध, यूक्रेन के घातक ब्रिगेड का हमला। यूक्रेन ने साल 2026 में अपनी युद्ध नीति को पूरी तरह से बदल दिया है। अब वो केवल अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं कर रहा, बल्कि रूस के सुदूर इलाकों में घुसकर तेल रिफाइनरियों, पावर ग्रिड और सैन्य हवाई अड्डों पर भीषण हमले कर रहा है। राष्ट्रपति जेलेंस्की के 40 दिन के बिजली युद्ध में ऐसे स्वदेशी और पश्चिमी देशों से मिले हाईटेक हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है, जिसने रूस की नाक में दम कर रखे हैं। यूक्रेन इस वक्त ड्रोन और मिसाइलों से रूस पर जिस तरह से हमले कर रहा है, वो बेहद हैरान करने वाला है। जेलेंस्की का 40 दिन का बिजली युद्ध पूरी तरह से कम लागत बनाम भारी तबाही के सिद्धांत पर टिका है। FP1 ड्रोन, यूक्रेन 46 लाख के ड्रोन से रूस के अरबों डॉलर की रिफाइनरी को उड़ा रहा है। क्रॉसबो मिसाइल, ब्रिटिश निर्मित ये 4 करोड़ 40 लाख की मिसाइल रूस पर बहुत भारी पड़ रही है। रूस का एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम जैसे S-400 को यूक्रेनी मिसाइलों को रोकने के लिए अपनी 25 करोड़ से 40 करोड़ लागत की मिसाइलें खर्च करनी पड़ रही है। अगर 40 दिन तक जेलेंस्की इसी तरह से हमला करते रहे, तो फिर रूस की इंटरसेप्टर मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर पहुंच जाएंगे। यूक्रेन रात के अंधेरे में रूस के सैन्य ठिकानों और शहरों की तरफ 46 लाख वाले दर्जनों FP1 ड्रोन का झुंड एक साथ रवाना कर देता है। रूस की मजबूरी ये है कि वो इन ड्रोनों को अपनी धरती पर गिरने नहीं दे सकता। इन्हें हवा में ही नष्ट करने के लिए रूस को अपने एयर डिफेंस सिस्टम से मिसाइलें दागनी पड़ती है, जिनकी खुद की कीमत 25 करोड़ रुपए से 40 करोड़ रुपए प्रति मिसाइल होती है। यानी यूक्रेन के महज 46 लाख के नुकसान के बदले रूस का 30 से 40 करोड़ का गोला बारूद खर्च हो जाता है। यूक्रेन का ये पूरा 40 दिवसीय बिजली युद्ध एक बहुत ही सोची समझी आर्थिक और सामरिक चाल है, जिसे कॉस्ट इम्पोजिंग स्ट्रेटेजी कहते हैं। з реальною оцінкою того, що відбувається. І це оцінка самого окупанта. Наш план тиску болісно сприймається російським керівництвом. Ми досягаємо арсеналів. Поблизу Петербурга знищено значну кількість боєприпасів Балтійського флоту. Були
подібні ураження. जब ताबड़तोड़ ड्रोनों को मार गिराने के चक्कर में रूस की एयर डिफेंस प्रणालियां अपनी मिसाइलें खत्म कर बैठती हैं और उन्हें दोबारा रीलोड करने में समय लगता है, तो यूक्रेन ठीक उसी विंडो का फायदा उठाता है और पीछे से यूक्रेन अपनी भारी और विनाशकारी मिसाइलें जैसे FP5 फ्लेमिंगो या स्टॉर्म शैडो दाग देता है। ये मिसाइलें सीधे जाकर रूस के अरबों रुपयों के पावर ग्रिडों और तेल रिफाइनरियों को निशाना बनाते हैं, जिससे पल भर के भीतर पूरा का पूरा रूसी प्रांत ब्लैक आउट यानी कि अंधेरे में डूब जाता है। लॉन्ग रेंज सुसाइड ड्रोन। यूक्रेन अपने खुद के विकसित किए गए कई प्रकार के घातक ड्रोनों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहा है। रूस का दावा है कि यूक्रेन एक एक रात में 600 से भी ज्यादा ड्रोन दाग रहा है। स्टॉर्म शैडो और स्कैल्प मिसाइलें, ब्रिटेन और फ्रांस के द्वारा दी गई ये क्रूज मिसाइलें रूस के कमांड सेंटरों और हथियारों के गोदामों को सटीक निशाना बना रही है। ATACMS बैलिस्टिक मिसाइलें। अमेरिका के द्वारा दी गई इन मिसाइलों का इस्तेमाल खास तौर से क्रीमिया में रूसी एयर डिफेंस सिस्टम जैसे S-400 और सैन्य हवाई अड्डों को तबाह करने के लिए किया जा रहा है। नेवल ड्रोन से रूस पर हमले। काला सागर में रूसी युद्धपोतों और रसद पहुंचाने वाले समुद्री जहाजों को रोकने के लिए यूक्रेन रिमोट कंट्रोल वाले विस्फोटक बोट्स का इस्तेमाल कर रहा है। वास्तव में रूस के लिए किलर ड्रोन साबित हो रहे हैं ये। Штурми відбуваються активно, майже через там буквально кожні 2-3 дня, але незважаючи на їхні спроби, а також заяви російської сторони про те, що мала Токмачка окупована або частково окупована, то це все неправда, ми знаходимося тут. जला डाला जापोरेजिया। मॉस्को टू क्राइमिया 300 ड्रोन हमले। रूस यूक्रेन जंग बड़ी तेजी से नई वॉर जोन और टैक्टिक्स में बदल चुकी है। इस समय युद्ध का केंद्र डॉनबॉस से कुछ हद तक के हटकर क्रीमिया, लॉजिस्टिक्स, ईंधन नेटवर्क और ड्रोन युद्ध बन गया है। रूस की रणनीति है कि यूक्रेन को लगातार थकाकर उसकी वायु रक्षा और सैन्य ढांचे को पूरी तरह तबाह कर दें, जबकि यूक्रेन की रणनीति है रूस के कब्जे वाले क्राइमिया और रूस की सप्लाई लाइनों को तोड़कर मोर्चे पर रूसी सेना की क्षमता को कमजोर किया जाए। जेलेंस्की की चेतावनी को देखते हुए अगले कुछ दिन बड़े ड्रोन और मिसाइल हमलों के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। हालांकि बड़ा हमला कितना बड़ा होगा ये साफ नहीं है, लेकिन जो हमले पिछले 24 घंटे में हुए उन्हें भी आप जान लीजिए। यूक्रेन ने रात भर में रूस के हवाई क्षेत्र में 301 ड्रोन दागे हैं। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन के मुताबिक अकेले मॉस्को की तरफ बढ़ रहे करीब 60 ड्रोनों को मार गिराया गया है। हमले के कारण शेरमेतियेवो, डोमोडेडोवो और नुकोवो एयरपोर्ट्स को उड़ानों के लिए अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा है। रूस ने इस बार जापोरेजिया शहर पर भारी मात्रा में गाइडेड एरियल बमों से हमला किया है। ये एडवांस बमों का आधुनिक वर्जन है, जिसमें पंख और नेविगेशन सिस्टम लगाकर सुखोई Su-34 और 35 लड़ाकू विमानों से 50 से 60 किलोमीटर दूर से ही दाग दिया जाता है। राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के आधिकारिक बयान के मुताबिक 20 से 21 जून को हुए इन बम धमाकों में 5 नागरिकों की मौत हो गई और बच्चों समेत 26 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इसके अलावा कई आवासीय इमारतें और नागरिक बुनियादी ढांचे भी जमींदोज हो गए। रूस जापोरेजिया के यूक्रेनी नियंत्रण वाले हिस्से को डराकर खाली कराना चाहता है। वो इन भारी गाइडेड बमों का इस्तेमाल करके यूक्रेनी एयर डिफेंस की पहुंच से बाहर रहकर ये सब कर रहा है, जिससे यूक्रेन के लिए इन्हें इंटरसेप्ट करना बेहद मुश्किल हो रहा है। वहीं यूक्रेन के द्वारा रूस से सप्लाई रूट और तेल डिपो पर किए गए सिलसिलेवार हमलों के बाद रूस के कब्जे वाले क्रीमिया में आम नागरिकों और व्यवसायों के लिए पेट्रोल डीजल की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।
ईंधन केवल सुरक्षा बलों और आवश्यक आपातकालीन सेवाओं को ही दिया जा रहा है। रूस ने यूक्रेन के दक्षिणी बंदरगाह शहर ओदेशा के एक कृषि और ईंधन भंडारण केंद्र पर स्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है, जिससे वहां भीषण आग लग गई है। इसमें एक नागरिक की मौत और कई लोगों के घायल होने की खबर है। रूस ने ओदेसा के तटीय इलाकों और पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाने के लिए स्कंदर बैलिस्टिक मिसाइलों और भारी मात्रा में शाहिद सुसाइड ड्रोनों का इस्तेमाल किया। 24 घंटे में 246 सैन्य झड़पें। यूक्रेनी जनरल स्टाफ की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रंट लाइन पर पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 246 भीषण जमीनी झड़पें हुई है। रूस ने करीब 84 हवाई हमले किए और 275 गाइडेड बम गिराए हैं। अब ऐसे हालात में अगर रूस यूक्रेन को रोकने के लिए बेलारूस की तरफ से हमला करता है तो यकीन मानिए फिर विश्व युद्ध को कोई नहीं रोक पाएगा। इधर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तेल के जहाज पर भयानक हमला कर दिया है। ट्रंप को इसके बाद जबरदस्त गुस्सा आया है। ईरान ने ऐलान कर दिया है कि बिना उसकी मंजूरी के अब कोई भी हॉर्मुज से गुजर नहीं सकता। उधर ट्रंप पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि हॉर्मुज में ईरान ने हमला किया तो समझौता टूट जाएगा। इस बीच लेबनान में हिजबुल्लाह लड़ाकों ने इजराइल को जबरदस्त टक्कर देनी शुरू कर दी है। हिजबुल्लाह चीफ ने धमकी दे दी कि बस कुछ ही दिनों में वो इजराइल को वहां से मार भगाएंगे। फिर युद्ध भड़क गया है, फिर बम फटने लगे हैं, फिर तेल रूट जलने लगा है। इस बार हमले की पहल ईरान ने की है। इस बार सुप्रीम लीडर मुस्तफा ने ट्रंप को गुस्सा दिलाया है। हॉर्मुज में ईरान का भयानक हमला शुरू। तेल के जहाजों को जलाने लगा ईरान। ऑयल रूट के चोक पॉइंट पर फंसे ट्रंप। 11,000 लाशें देखकर डर गया अमेरिका। हॉर्मुज में ईरान ने अपनी ताकत का एहसास करा दिया है। ओमान तट पर ईरान ने धमाका किया है। ईरान के हमले में तेल टैंकर जल गया है। अमेरिका ने आरोप लगाया कि ईरान ने सिंगापुर के तेल के जहाज को उड़ा दिया। सिंगापुर मैरीटाइम अथॉरिटी ने कहा कि सिंगापुर में रजिस्टर्ड एक कंटेनर शिप पर हॉर्मुज में हमला हुआ है। एवर लवली नाम के इस जहाज को सिंगापुर के समय के अनुसार रात 10 बजे निशाना बनाया गया। बयान में यह भी कहा गया कि जहाज पर मौजूद सभी कीस क्रू मेंबर की जान बच गई है। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड ने हॉर्मुज में हमला करके ट्रंप के होश उड़ा दिए हैं, क्योंकि अमेरिका ने ऐलान किया था कि अब हॉर्मुज खुला है, ईरान हमला नहीं करेगा। लेकिन जब हॉर्मुज की जगह नए रास्ते से तेल सप्लाई की जानकारी ईरान को मिली, तब से सारे समीकरण ही बदल गए हैं। अमेरिका से डील के बाद हॉर्मुज पर कब्जा बरकरार रखने और टोल वसूली करने के लिए ईरान ने एक्शन ले लिया है। जिस हॉर्मुज स्ट्रीट को दुनिया तेल की लाइफलाइन कहती है, उसी हॉर्मुज को अब ईरान अपना नया एटीएम बनाना चाहता है। इसके लिए ईरान तुर्की मॉडल को अपनाने की तैयारी में जुट रहा है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक जैसे तुर्की स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों से तय नियमों के तहत टैक्स वसूली करता है, उसी तर्ज पर ईरान हॉर्मुज के लिए अब एक नया मैनेजमेंट सिस्टम चाहता है। ईरान चाहता है कि हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से सुरक्षा, नेविगेशन और पर्यावरण सेवाओं के नाम पर शुल्क लिया जाए। दावा है कि इससे ईरान को हर साल करीब $40 अरब तक की कमाई हो सकती है।
इस कमाई में ईरान की तरफ से खाड़ी के दूसरे देशों को भी हिस्सेदार बनाने का प्रस्ताव दिया गया है। हालांकि ईरान का तुर्की मॉडल टोल प्लान इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों के तहत हॉर्मुज जैसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग पर एक तरफा टोल लगाना आसान नहीं है। और इतना ही नहीं, ट्रंप हॉर्मुज में टोल वसूली के सख्त खिलाफ हैं। Final Iran deal if it included any kind of fees on shipping Yeah, American no, companies. it would be unacceptable to me, because we have numerous straits, and if you did that for them, you'd have to do it for other people. You have other straits. I wouldn't allow it there either. हॉर्मुज में 11,000 से ज्यादा सेलर अभी भी फंसे हुए हैं। सैकड़ों तेल के जहाज फंसे हुए हैं। इन सब का जिम्मा ट्रंप ने ले रखा है। लेकिन ईरान जिस स्टाइल में आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है, उससे अमेरिका की मुश्किलें भी बढ़नी तय है। अमेरिकी एक्सपर्ट प्रोफेसर डेरेक जे ग्रॉसमैन ने ट्रंप को जमकर फटकार लगाई है। ग्रॉसमैन ने कहा है कि ईरान ने हॉर्मुज में जहाज पर इसीलिए हमला किया क्योंकि यह शिप ओमान के तट से होकर गुजर रहा था, ईरानी जल क्षेत्र से बच रहा था। इससे ये एक बार फिर से साबित हो गया कि ईरान हॉर्मुज को चोक पॉइंट मानता है। ट्रंप, धन्यवाद इस बेवकूफी भरे और खुद को हराने वाले युद्ध के लिए। अमेरिका को अब एक बार फिर से ईरान से जंग लड़नी पड़ सकती है। ईरान के साथ हिजबुल्लाह ने भी दुश्मनों को ललकारना शुरू कर दिया है। हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम ने ऐलान किया कि इजराइल अमेरिका को हराकर लड़ाका ग्रुप नए दौर में एंट्री कर रहा है। الإمام الخامنئي قدس سره رمزا وعلما ونورا وهداية وثورة وتعبئة مع القادة ومع الناس ومع المدنيين ومع التضحيات الكبيرة، وبهذا استطاعت أن تقف। हिजबुल्लाह लड़ाकों ने इजराइल डिफेंस फोर्स को जबरदस्त टक्कर देनी शुरू कर दी है। 25 जून की रात हिजबुल्लाह ने 4 इजरायली सैनिकों पर हमला करके उन्हें घायल कर दिया। घायलों में 2 ऑफिसर भी शामिल हैं। बेत याहून में हुए एनकाउंटर में लड़ाका ग्रुप इजराइल पर भारी पड़ा है। हालांकि हमले के बाद आईडीएफ ने तूफखाने और हवाई हमलों से हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को तहस नहस कर दिया। लेकिन ट्रंप कब तक शांत रह पाएंगे, इसकी अब गारंटी नहीं है। मुमकिन है ट्रंप ने जिस प्लान पर ब्रेक लगाया था वो फिर से एक्टिव हो। ट्रंप ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन के बिना युद्ध जीत नहीं सकते, इसीलिए उनके पास अब ईरान में घुसकर हमला करने का ही ऑप्शन बचा है। मुमकिन है ट्रंप सऊदी अरब और बाकी खाड़ी देशों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाएं। वो ईरान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन में खाड़ी देशों का इस्तेमाल करने की बात कह चुके हैं। पहले से ही अमेरिकी सेना सऊदी अरब और बाकी खाड़ी देशों में मिलिट्री बेस का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन ग्राउंड ऑपरेशन में जोखिम कम नहीं है। ईरान की फौज 6.5 लाख है। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्स 2.5 लाख के बराबर है, जबकि ईरान में एक्टिव बसीज फोर्स 20 लाख तक हो सकती है। ईरान ने अब तक युद्ध में बता दिया कि वो नहीं बल्कि उसके दुश्मन इस जंग में झुकेंगे। यानी ईरान का इरादा बिल्कुल साफ है कि वो आखिरी दम तक लड़ेगा, चाहे दुश्मन अमेरिका और इजराइल हो या फिर सभी खाड़ी देश जो पहले से अमेरिका की मदद करते आ रहे हैं। वैसे ईरान के खिलाफ खाड़ी देश शामिल हुए तो क्या होगा? ये एफपीवी ड्रोन अटैक देखिए, कैसे एक क्वाडकॉप्टर एक अमेरिकी अड्डे पर अमेरिकी फौजियों को तलाश रहा है। बाद में जब उसे कुछ नहीं मिलता तो वो अमेरिका के एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर से जाकर टकरा जाता है। There is still the risk of escalation if Iran-linked proxy groups mobilize, and by that I mean Hezbollah in Lebanon, Iran-linked militia inside Iraq, and importantly, the Yemen-based Houthi movement that is threatened to attack shipping lanes in the Red Sea and has done so in the past. So we know they have some naval capability that could create disruption. इस युद्ध में तुर्की पर भी सबकी नजर है और एर्दोआन ने अरब देशों से तो कहा है कि वो इस युद्ध में शामिल ना हो। सऊदी अरब, यूएई और कतर का दौरा करने के बाद तुर्की के विदेश मंत्री को इस बात का एहसास हुआ
कि ये सभी देश ईरान के खिलाफ युद्ध में उतरने के लिए तैयार हैं। अमेरिका और इजराइल की शुरू की गई इस जंग में अब सऊदी अरब, यूएई और कतर ईरान के खिलाफ नजर आ रहे हैं, जबकि तुर्की का रुख बता रहा है कि एर्दोआन अब मुस्तबा खामनेई के समर्थन में आ गए हैं। ये ऐसे वक्त में हो रहा है जब ट्रंप ईरान से समझौता फाइनल करना चाहते हैं, लेकिन ईरान ने हॉर्मुज में धमाका करके ट्रंप को ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन का मौका दे दिया है। अमेरिका ने मार्च के महीने में युद्ध के दौरान ईरान के कई आइलैंड को टारगेट पर लिया था। तब ट्रंप खार्ग और खुजेस्तान में हमला करने के ऑर्डर दे चुके थे। अब बस ट्रंप को इसका फैसला करना है कि हॉर्मुज धमाके का जवाब वो कैसे देंगे। उधर इस मुकाबले के लिए ईरान ने तैयारी पहले ही पूरी कर रखी है। ईरान के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कहा कि ईरान अमेरिका की हर हरकत पर नजर रखे हुए है। अमेरिका की फौज की गतिविधियां देखी जा रही है। अमेरिका के सैनिक ट्रंप और नेतन्याहू की गलत फहमियों का शिकार बनेंगे। ईरान का इम्तिहान लेने की कोशिश ना करें ट्रंप। युद्ध की शुरुआत अमेरिका और इजराइल ने की, लेकिन इस जंग में ईरान लगातार बढ़त बनाए हुए है। ट्रंप की धमकी एक तरफ, ईरान का लड़ाका जज्बा दूसरी तरफ। ईरान बता रहा है कि जून 2025 का पलटवार तो ट्रेलर था, असली पिक्चर अब देखने की बारी आ चुकी है और ये पिक्चर ईरान ने अपने सरकारी टीवी चैनल पर कई बार दिखाई है। स्टूडियो में मिसाइल देखकर हर कोई हैरान है। दर्शकों के बीच मिसाइल दिखाने का क्या मकसद हो सकता है? ये मिसाइल तो लॉन्च पैड पर होनी चाहिए थी। पहली है फतह मिसाइल और दूसरी है खैबर शिकन मिसाइल। ये दोनों मिसाइल इजराइल को काउंटर करने के लिए तैयार की गई है, लेकिन एक तीसरी भी मिसाइल है जो खाड़ी में अमेरिकी अड्डों को काउंटर करेगी। ईरान ने अपनी इन सभी बहुत ही खतरनाक मिसाइलों को साफ साफ दिखा दिया है, तो कुल मिलाकर हैं ये 3 मिसाइल। पहली है फतह हाइपरसोनिक मिसाइल, दूसरी है खैबर शिकन मिसाइल और तीसरी जुल्फिकार मिसाइल। अब इन मिसाइलों को दिखाने का सिर्फ एक ही मकसद है और वो है ईरान के आसपास मौजूद अमेरिकी सेना और उसके अड्डों को तहस नहस कर देने का इरादा। साथ में इजराइल पर ऐसा हमला जिसके बाद नेतन्याहू फिर कभी ईरान के खिलाफ लाल आंख दिखाने की हिम्मत ना करें। मुस्तबा और उनके कमांडरों ने सिर्फ इजराइल को डराने के लिए बहुत बड़ी तैयारी कर ली है और अपनी सबसे भयानक मिसाइलों का बंदोबस्त अमेरिकी फोर्स से जंग के लिए किया गया है। पाकिस्तान में मुनीर की मनमानी लगातार जारी है। जनरल मुनीर के खिलाफ पीओके से बलूचिस्तान तक जबरदस्त गुस्सा है। पीओके में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं और महरंग बलोच को उम्र कैद की सजा मिलने के बाद बलूचिस्तान भी अब सुलग उठा है। बलोच शेरनी महरंग को सजा मिलने के बाद पाकिस्तान की हर तरफ अब थू-थू होने लगी है और ये सब कुछ मुनीर की नीतियों के चलते हो रहा है। अब ऐसा बखेड़ा खड़ा होने लगा है कि मुनीर की वजह से पाकिस्तान बस टूटने ही वाला है। पाकिस्तान से आजाद होगा बलूचिस्तान। डॉक्टर महरंग बलोच पर बलूचिस्तान में बगावत। जनरल मुनीर बना बलूचिस्तान का जल्लाद। फिर टूट जाएगा पाकिस्तान। कुल 4 सूबों का पाकिस्तान सुलग रहा है। बलूचिस्तान से सिंध तक, लाहौर से गिलगित बाल्टिस्तान तक विद्रोह उबल रहा है। खासकर पीओके में 17 से ज्यादा दिनों से हो रहा प्रदर्शन और बलूचिस्तान की ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट डॉक्टर महरंग बलोच को उम्र कैद की सजा के बाद विद्रोह की आग फैलती जा रही है। महरंग बलोच की सजा के विरोध में बलोच यकजहती कमेटी ने पूरे बलूचिस्तान का चक्का जाम कर दिया और शटर डाउन स्ट्राइक का ऐलान किया। दूसरी ओर मार्शल के रेंजर प्रदर्शन को दबाने में लगे हैं।
महरंग के समर्थन में सड़कों पर उतरे लोगों का आरोप है कि ये बिना चेहरे वाली अदालत का एक तरफा फैसला है। बलोच अधिकारों की मुखर आवाज मानी जाने वाली महरंग को सजा सुनाए जाने के बाद पूरे विश्व में पाकिस्तान की थू-थू हो रही है। दुनिया भर के ह्यूमन राइट्स संगठन और राजनीतिक संगठन खुलकर सामने आ रहे हैं। मामला इतना बड़ा हो चुका है कि इसकी गूंज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंचाने की भी कोशिश की जा रही है। The world cannot continue to look away from this. Stand with Dr. Mahrang Baloch and all those imprisoned for peacefully demanding justice. Demand accountability, demand due process, and demand their freedom. Free Mahrang and free Baloch. डॉक्टर महरंग बलोच यकजहती कमेटी यानी BYC की प्रमुख नेताओं में गिनी जाती हैं और बलूच समाज में काफी लोकप्रिय हैं। महरंग बलूचिस्तान की एक बुलंद आवाज हैं। जबरन गायब किए गए बलोचों और ह्यूमन राइट्स वायलेशन के खिलाफ हल्ला बोलती रही हैं। क्या है महरंग की गिरफ्तारी और सजा का मामला? जुलाई 2024 में बलूचिस्तान के गवादर शहर में बलूच यकजहती कमेटी ने एक विरोध रैली निकाली। रैली के दौरान हिंसा में एक सुरक्षा कर्मी की मौत हो गई। इसी मौत को लेकर मार्च 2025 में क्वेटा से धरना देते समय डॉक्टर महरंग बलोच को गिरफ्तार कर लिया गया था। अब कोर्ट ने महरंग बलोच और समिति के दूसरे नेता सिबगतुल्लाह शाह को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा दी है, जिसके विरोध में बलूचिस्तान जल रहा है। पाकिस्तान के अंदर अत्याचार और लोगों की आवाज दबाने की कोशिश कोई नई बात नहीं। अब एक और तस्वीर देखिए। ये पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की भयावह तस्वीर है। पाकिस्तान सरकार के खिलाफ पीओके में गुस्सा बारूदी शक्ल ले चुका है। रावलाकोट में 7-8 जून की रात से शुरू हुआ यह बवाल बढ़ता ही जा रहा है। मुनीर आर्मी के आगे पीओके के लोग झुकने को तैयार नहीं। पीओके और एकजुट दिख रहा है। दूसरी ओर मुनीर के रेंजर्स का टॉर्चर भी बढ़ता जा रहा है। असली झगड़ा तब शुरू हुआ जब 14 जून को सुबह की नमाज के वक्त पाकिस्तानी रेंजर्स ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इसमें कम से कम 2 नागरिकों की मौत हो गई और ना जाने कितने घायल हुए। मुनीर के रेंजर्स का टॉर्चर यहीं खत्म नहीं हुआ। घायल प्रदर्शनकारियों को अस्पताल से जबरन उठा लिया गया। ये फिर हमारा हमदर्द मुल्क कैसे हो सकता है? इनसे तो बेहतर इंडिया का मुल्क है। हम उनसे अगर हाथ मिला लें तो ज्यादा बेहतर है। मैं कश्मीर की आवाम से रिक्वेस्ट करूंगी कि इनसे पक्का बाइकाट करें पाकिस्तान से। लोगों का आरोप है कि कई लोगों की मौत हुई और बड़ी संख्या में लोगों को बंदी बनाया गया। यहाँ तक कि जरूरी सामान की सप्लाई तक रोकी जा रही है, जिससे लोगों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। पीओके में प्रदर्शन के 17वें दिन तो लगा कि जैसे लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा हो। मोबाइल की ये लाइटें बताने के लिए काफी हैं कि लोगों ने अब आर पार की ठान ली है। कौमों के दरमियान तकसीम होती है तो वो कौमें तरक्की नहीं करती, लेकिन जब कौमों के दरमियान तकसीम खत्म हो जाती है, जब कौमें एक चार्टर ऑफ डिमांड और अपने हकूक की खातिर इकट्ठी हो जाती हैं, तो फिर उनके सबर और जज्बे को कोई कुव्वत जो है वो हरा नहीं सकती। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के खिलाफ बगावत का फाइनल बिगुल फूंक दिया। प्रदर्शन को लीड कर रहे अवामी एक्शन कमेटी का दावा है कि रावलाकोट के ईदगाह मैदान में 50,000 से ज्यादा लोग जुटे। एक और पीओके में प्रदर्शन हो रहा है तो दूसरी ओर बलूचिस्तान में बगावत की आग सुलग रही है। बलोच किसी भी हाल में मुनीर की सेना के सामने झुकने को तैयार नहीं। डॉक्टर महरंग बलोच की सजा के ऐलान के बाद तो आग भड़कती ही जा रही है। पाकिस्तान से आजाद होगा बलूचिस्तान। बलूचिस्तान के लोगों का मानना है कि बंटवारे के समय उन्हें जबरदस्ती पाकिस्तान में शामिल कर लिया गया, जबकि वो आजाद रहना चाहते थे। तब से लेकर अब तक पाकिस्तान की सरकार और सेना और सरकार के खिलाफ बलोचों की लड़ाई जारी है। बलोच किसी भी हाल में मुनीर की फौज के सामने झुकना नहीं चाहते। वो चाहते हैं पाकिस्तान से आजादी, संसाधन पर अधिकार, लापता लोगों की रिहाई और सैन्य दमन से मुक्ति। वैसे तो बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई का संगठन लड़ रहे हैं। बलूचिस्तान की आजादी को लेकर कई गुट एक्टिव हैं, लेकिन सबसे घातक और असरदार संगठन है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA।
1970 के दशक की शुरुआत में सामने आए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने सबसे पहले जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार के खिलाफ सशस्त्र बगावत शुरू की। फिर कुछ दिनों तक ये शांत रहे, लेकिन पाकिस्तानी सरकार की ओर से लगातार बलोचों की हो रही अनदेखी और सेना के जुल्म के खिलाफ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने असली बगावत 2020 में शुरू कर दी। तब से लेकर अब तक बीएलए समय समय पर पाकिस्तान को बम और गोलियों की आवाज से दहलाता रहा है। मार्च 2025 में बलूच लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया था। बीएलओ के लोगों ने बोलन क्षेत्र में ब्लास्ट कर पहले रेलवे ट्रैक को उड़ा दिया, फिर ट्रेन को जबरन रोककर सैकड़ों यात्रियों को बंधक बना लिया। बंधकों को छुड़ाने के लिए पाकिस्तानी सेना और स्पेशल फोर्सेज ने 30 से 36 घंटे लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इससे पहले भी पाकिस्तान में कई धमाके किए। जुलाई 2000 में क्वेटा में हुए बम ब्लास्ट में 7 लोग मारे गए और 25 घायल हुए, जिसकी जिम्मेदारी बीएलए ने ली। मई 2003 में भी बीएलए ने एक के बाद एक कई हमले किए। एक साल बाद 2004 बीएलए ने पाकिस्तान के साथ मिलकर काम कर रहे चीनी मजदूरों पर हमला किया। दिसंबर 2005 बीएलए लड़ाकों ने कोहलू में एक अर्धसैनिक शिविर पर 6 रॉकेट दागे, जहां तत्कालीन पाकिस्तानी राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ दौरा कर रहे थे। हालांकि मुशर्रफ को कोई नुकसान नहीं हुआ था। जुलाई 2009 बीएलए ने सुई में 19 पाकिस्तानी पुलिसकर्मियों का अपहरण कर लिया, एक पुलिस अधिकारी की हत्या कर दी और 16 को घायल कर दिया। नवंबर 2011 बीएलए ने उत्तरी मुसाखिल जिले में एक निजी कोयला खदान के 14 गार्ड्स की हत्या कर दी और 10 को घायल कर दिया। दिसंबर 2011 बीएलए के लड़ाकों ने पूर्व राज्य मंत्री मीर नसीर मेंगल के घर के बाहर एक कार में बम विस्फोट किया। हमले में 13 लोग मारे गए, 30 घायल हो गए। जून 2013 बीएलए ने पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना के घर पर रॉकेट हमले की जिम्मेदारी ली। संगठन ने जिन्ना के आवास पर लगे पाकिस्तान के झंडे को भी बीएलए ध्वज में बदल दिया था। जून 2015 बीएलए ने पीर मसौरी इलाके में यूनाइटेड बलूच आर्मी के करम खान कैंप पर हमला किया। हमले में 20 लोगों की जान गई। अगस्त 2017 बीएलए ने बलूचिस्तान के हर्राई में आईईडी हमले की जिम्मेदारी ली। हमले में पाकिस्तानी अर्धसैनिक सीमा बल फ्रंटियर कोर के 8 जवान मारे गए थे।